You are watching Yandeep channel, enlightening minds, illuminating futures. आज की हमारी वीडियो का विषय पेड़ की बात। भारत के एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का लिखा हुआ लेख, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में हमें जानकारी दी है। वीडियो में आप पेड़ की बात पाठ का सार और इस पाठ पे आधारित प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। सबसे पहले जो लेख है पेड़ की बात, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। दरकना, खिसकना या खुलना, भेद कर, चीर कर, औंधा, उल्टा, भेद, रहस्य, तरल, बहने वाला द्रव्य पदार्थ, परीक्षण, जांच, संचार होता है प्रवाह, आहार, भोजन, प्रश्वास, सांस को छोड़ना, विषाक्त, जहरीली, विधाता, भगवान, संवर्धन, बढ़ोतरी या वृद्धि, न्यौछावर, बलिदान, प्रफुल्लित, खिलना, प्रसन्न होना, स्नेहसिक्त, प्यार से भरपूर, चिरकाल, लंबा समय, संचय होता है इकट्ठा करना, क्रीड़ा, खेल, आघात, चोट, अकस्मात, अचानक, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप, जो छोटी से छोटी वस्तु को देख सकता है ऐसा यंत्र, वन अरण्य, जहाँ पेड़ पौधे और वन प्राणी रहते हैं। शब्दार्थ के बाद प्रस्तुत है लेख पेड़ की बात, इसका संपूर्ण पाठ। प्यारे बच्चों, जगदीश चंद्र बसु एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने पौधों के जीवन और व्यवहार का अध्ययन किया और उनके परिणामों को प्रस्तुत किया। पेड़ की बात लेख में बसु ने पौधों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है, जैसे कि पौधों की वृद्धि, पौधों की प्रतिक्रिया और पौधों के बीच आपसी संबंध। इस लेख के माध्यम से बसु ने पौधों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने का प्रयास किया है और हमें पौधों के महत्व और उनके जीवन की जटिलता के बारे में जागरूक भी किया है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत ही रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा कैसे बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा और अब छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला और अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी को भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से कोई नई दुनिया को देख रहा है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना, ये 2 भाग मिलेंगे। यह आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा गया, उल्टा लटकाए रखा गया। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। 2-1 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो। उसकी सब पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाईं और जड़ घूमकर नीचे की ओर लट गई।
तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगी कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ गए हैं। जिस तरह हम भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की ज़रूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेच कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश ना मिलने पर ये बच नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अंगारक वायु का जिक्र हुआ है उसे हम आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से बेहतर जानते हैं। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अड़ने में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटी हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ ही गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। इंद्र को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ऊर्जा ही है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। कोई कोई पेड़ एक वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज़ और क्या है, जरा सोचो तो। पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार और विषाक्त वायु से
अंगार ग्रहण करते हैं, फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह से सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी, स्पर्श मणि अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह नशावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रण करते हैं, उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर की पहचान ना हो, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बैल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा गिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा ब्यार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन नशावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था जगदीश चंद्र बसु का लिखा हुआ लेख पेड़ की बात। अब प्रस्तुत है इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र बसु का परिचय। जगदीश चंद्र बसु एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी व जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्यारे बच्चों, उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मेमनसिंह जिले में हुआ था। बसु ने अपनी शिक्षा कोलकाता व लंदन में प्राप्त की। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। बसु का जो वैज्ञानिक योगदान है उसमें रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने रेडियो तरंगों का अध्ययन किया और उनके गुणों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा है जो पौधों में जो वृद्धि और विकास है उसका अध्ययन करके उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो उनका योगदान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पेड़ पौधों और जानवरों के बीच जो उनका आपसी संबंध है इसका अध्ययन शामिल है। बसु के सम्मान में भारत सरकार ने पुरस्कार स्थापित किया है जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कलकत्ता में एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है जो कि बसु के जीवन और उनके कार्यों को प्रदर्शित करता है। बसु का निधन 23 नवंबर 1937 को हुआ। उनका योगदान
विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा याद रखा जाएगा। पेड़ की बात पाठ पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार हैं। सबसे पहला खंड है इस पाठ का, मेरी समझ से। प्यारे बच्चों, प्रश्न दिए गए हैं और इनके 4-4 उत्तर भी दिए गए हैं, तो हमें सटीक उत्तर के सामने तारा बनाना है। पहला प्रश्न है, जैसे पौधे को सब भेद मालूम हो गया हो। पौधे को कौन सा भेद पता लग गया कि उसे उल्टा लटकाया गया है, उसे किसी ने सजा दी है, बच्चे को गमला रखना नहीं आया, या प्रकाश ऊपर से आया है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है, उसे उल्टा लटकाया गया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं? हमारे जैसे ही सांस लेते हैं इसलिए, हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, हवा को शुद्ध करके हमें सहायता करते हैं, धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं। तो सबसे सटीक, हवा को शुद्ध करके हमारी सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने ये बताना है कि हमने ये जो उत्तर चुने हैं, जिनके सामने हमने तारा लगाया है, ये उत्तर हमने क्यों चुने, आपसे में चर्चा करनी है। तो आपकी सहायता के लिए यहाँ छोटे छोटे उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि पौधे को यह भेद समझ में आ गया था कि उसे उल्टा लटकाया गया है, और इस स्थिति में उसकी जड़ें नीचे की ओर, तना ऊपर की ओर बढ़ने लगे। यानी 1-2 दिन बाद पौधे ने जो है प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। हालांकि पेड़ की जड़ें ऊपर कर दी गई थी और पत्ते नीचे कर दिए गए थे, लेकिन 1-2 दिन बाद जब पौधे को सारी चीज़ें समझ आ गई तो उसने अपनी जो प्रतिक्रिया दी और उसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ने लगी और तना ऊपर की ओर बढ़ने लगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करके हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वे वास्तव में ही जीव जंतुओं के मित्र होते हैं। तो हम देखते हैं कि चारों ओर कितना प्रदूषण है। मानव जो सांस लेते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिसको कि पाठ में अंगारक कहा गया है। तो पेड़ पौधे इस जहरीली वायु को शुद्ध करते हैं। पंक्तियों पर चर्चा अगला सेगमेंट है इस पाठ का। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन पर विचार करना है। आपस में समूह में विचार रखने भी हैं और अपनी लेखन पुस्तिका में भी उसको लिखना है। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। तो इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों कि सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही पेड़ पौधे पल्लवित पुष्पित होते हैं। इसलिए पेड़ पौधे के रेशे रेशे में सूर्य का प्रकाश व्याप्त होता है। स्पष्ट है कि ईंधन जलाने पर जो ताप बाहर निकलता है, जो आग बाहर निकलती है, वह सूर्य द्वारा ही प्रदत्त प्रकाश है। तो भाव कहने का कि पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो सूर्य के प्रकाश को भी ग्रहण करते हैं और उसे अपने अंदर इकट्ठा करते रहते हैं। तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी से जो आग निकलती है वह सूर्य का प्रकाश ही होता है, ताप ही होता है। इसके बाद अगली पंक्ति है, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है, वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि मधुमक्खी व तितली के साथ पेड़ पौधों की बहुत गहरी मित्रता है और यह मित्रता पुराने समय से चली आ रही है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं और मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से उस शहद को, उस मधु का पान करती हैं। पौधों और मधुमक्खियों व तितलियों के बीच यह रिश्ता अनंत काल से चला आ रहा है। मधुमक्खी के आगमन से पौधों का भला होता है, उपकार होता है। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना जो फूल है वो पक नहीं सकता, उसमें जो बीज हैं वो नहीं बन सकते। इसके बाद बच्चों अगला खंड, एक तरफ वाक्यांश दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संदर्भ या अर्थ दिए गए हैं। हमें आपस में इनका सटीक मिलान करना है। बीज का ढक्कन दरक गया, तो इस पंक्ति का अर्थ है बीज के दोनों दलों में दरार आ गई और वह फट गए। उसे अंगारक वायु कहते हैं।
सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से आजकल बेहतर जानते हैं, तो उसे पाठ में अंगारक वायु कहा गया है। पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगारक निषेच कर डालते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों, सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त व जहरीली वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। तो इसका अर्थ है जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और अगर पौधे नहीं होंगे तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के ताप पर ही निर्भर हैं। जैसे जैसे फूल के बहाने स्वयं हंस रहा हो। तो इस 5वें वाक्य इसका अर्थ है अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से पौधा बहुत प्रसन्न और संतुष्ट होता है। इसके बाद इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तो इसका अर्थ है मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में वह परिवर्तित होते हैं। इसके बाद अनुमान या कल्पना से उत्तर देने हैं बच्चों। प्रश्न है, इस तरह संतान के लिए अपना जीवन नश्यावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है? तो कल्पना कर सकते हैं हम बच्चों कि वृक्ष के समाप्त होने के बाद हमारे लिए वृक्ष फिर भी बहुत काम आता है। पेड़ों की जो लकड़ी है वो ईंधन के काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है। धरती पर गिरे बीज मिट्टी से तरल पदार्थ लेकर पुनः पौधे के रूप में उगने लगते हैं और फिर एक नया पेड़ बन जाता है, और यही चक्कर चलता ही रहता है। उसके बाद प्रश्न है, पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई? तो इसका अनुमान लगा सकते हैं बच्चों कि पेड़ पौधों के प्रति लेखक की रुचि जागृत होने का सबसे बड़ा कारण वातावरण से जुड़ना हो सकता है। इसके अलावा हम यह भी कल्पना कर सकते हैं कि पेड़ों की हरियाली, ताज़ी हवा, उपवन के खिले फूल, रंग बिरंगे फूल उनको देखकर भी प्रसन्न हो गए होंगे। पेड़ पौधे सजीव होते हैं और उनका जीवन कैसे चलता है यह जानने की जिज्ञासा के कारण उनकी रुचि है जो वो पेड़ पौधों में जागृत हुई होगी। प्यारे बच्चों, इसके बाद सेगमेंट है प्रवाह चार्ट। बीज से बीज तक की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए। तो बच्चों, बीज को जब नमी मिलती है, मिट्टी मिलती है, तो वह फूल जाता है और उसमें से निकलता है अंकुर। अंकुर से बनता है छोटा सा नन्हा सा पौधा। इसके ऊपर आते हैं जी पत्ते। पत्तों के बाद बनती है कली से बनता है फूल। फूलों के बाद आते हैं फल, और फलों के सूखने पर बनते हैं बीज। तो इस प्रकार बीज से बीज तक की यात्रा का यह आरेख है। अंकुरण नाम का एक सेगमेंट है। मिट्टी के किसी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। उसमें हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। अब इसमें आए परिवर्तन को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम राजमा या चने के बीज लेकर उसको मिट्टी में दबा देते हैं और पानी छिड़क देते हैं तो उन बीजों में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह परिवर्तन एक सा ही हो, क्योंकि बीज से अंकुर फूटना और पौधा बढ़ना यह कई चीज़ों पर निर्भर है, जैसे मिट्टी की क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता और मौसम। तो इन चीज़ों का भी प्रभाव जो है पड़ता है। फिर भी अगर हम इसकी जो प्रक्रिया को अपनाते हैं तो पहले दिन कई बार क्या होता है कि कोई दृश्य परिवर्तन नहीं, मिट्टी में रोपने के बाद बीज सूखे और अपरिवर्तित ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम उसका दिन के लगभग 15-16 घंटे बाद देखेंगे तो करीब से निरीक्षण करने पर पानी के अवशोषण के कारण बीजों में आकार में थोड़ी वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। दूसरे दिन जब हम बीज को देखते हैं तो उसमें दिखाई देने वाली सूजन, फुलावट,
लगातार पानी लेने के कारण बीज में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बीज मोटे दिखाई देने लगते हैं और मिट्टी की सतह से गुजरते हुए कुछ बीजों से छोटी सी सफ़ेद जड़ जैसी संरचनाएं बाहर निकलने लगती हैं। उसके बाद है बच्चों तीसरा दिन। तीसरा दिन जो संरचनाएं हैं वह जड़ें हैं वो लंबी हो जाती हैं और मिट्टी में गहराई तक फैल जाती हैं और दूसरी तरफ अंकुरन निकलता है। कुछ बीजों से मिट्टी की सतह के ऊपर एक छोटा सा अंकुर, प्रारंभिक अंकुर दिखना शुरू हो जाता है और चौथे दिन अंकुर का विकास होता है। अंकुर बढ़ता है जिससे पत्तियों का पहला सेट विकसित होता है। जड़ें हैं वो नीचे की तरफ गहरी होनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह प्रक्रिया बढ़ती है। जो है अंकुर अपना ऊपर की तरफ मुंह खोलता है। धीरे धीरे 5वें 7वें दिन उसमें पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि यह प्रक्रिया दिनों के अनुसार इसी प्रकार हो। जैसा कि आपको पहले बताया कि मौसम का, मिट्टी की गुणवत्ता का, उपजाऊपन का और पानी की गुणवत्ता का जो है असर इन बीजों पर जरूर पड़ता है। तो अगर इनको अनुकूलित वातावरण मिलेगा तो बीज से जो पौधा है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक चित्र दिया गया है आपकी पाठ पुस्तक में भी है और मिट्टी सेंटर में, केंद्र में इसके लिखा गया है और मिट्टी की विशेषता बताने वाले शब्द उसके चारों ओर लिखे गए हैं। जैसे मिट्टी की विशेषता उपजाऊ होती है, चिकनी होती है, नम होती है, भुरभुरी भी हो सकती है, काली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है। तो इस प्रकार ये मिट्टी की विशेषताएं लिखी गई हैं और आगे कहा गया कि आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स में लिखें। तो इसी प्रकार का एक चित्र, एक चार्ट आपने बना लेना है और उसमें जो है सर्दी, पेड़ और सूर्य से संबंधित उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को आपने लिखना है। तो जैसे पेड़ की विशेषता होती है बच्चे, पेड़ सजीव होते हैं, हमारी तरह ही सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं। पेड़ हरा भरा होता है, फूलदार होता है, छायादार होता है, मजबूत होते हैं, पेड़ लंबे भी होते हैं, फलदार होते हैं। इस प्रकार ये पेड़ की विशेषताएं हैं। सर्दी है जो वो ठंड का एहसास कराती है, कोहरा छा जाता है। सर्दियों में मौसम में नमी देखने को मिलती है, कंपकपी छूटती है, शीतलहर चलती है, दिन छोटे होते हैं और मौसम शुष्क होता है। तो ये सर्दी की विशेषताएं हैं। उसके बाद सूर्य आग का गोला है, ऊर्जा का स्रोत है, चमकीला है, प्रकाश का स्रोत है, विटामिन डी देता है हमें और तेजस्वी और ऊंचा। तो ये सूर्य की विशेषताएं हैं। इसी प्रकार आप इनके बारे में और भी विशेषताएं खोज सकते हैं और अपने स्तर पर भी लिख सकते हैं। आज की पहेली, इस शब्द सीढ़ी में पाठ से आए शब्द हैं, उन्हें पूरा करना है और पाठ में उन्हें रेखांकित भी करना है, अंडरलाइन भी करना है। शब्द हम पूरा करेंगे तो हमें मिलता है रात। अब तमा बन गया तो इसके साथ हमें शब्द मिलता है पाठ में से तमाम। मम मिल गया तो इसके आगे लगा देंगे हम ता, तो ममता। ता के नीचे हम लगा देंगे पै, तो ताप। अब पल बन गया तो इसमें वह जोड़ देंगे तो पल्लव। तो इस पंक्ति में हम नीचे अगर ता लगा देंगे तो बन जाएगा बसंत। तना अपने आप बन गया। अब ना के नीचे जो ऐसा शब्द खोजना है जो पाठ में आया हो तो वो है बच्चों नाम। अब मज और तय, इसके बीच में हम लगा देंगे बूत, तो बन जाएगा मजबूत। इसके नीचे हमने दो अक्षर लिखने हैं तो रै और ल, तरल। और ल और कै के बीच में ट लगा देंगे तो लटक और कै के नीचे हम लगा देंगे मैं, तो बन जाएगा कम। इसके बाद बच्चों मेरे प्रिय सेगमेंट है, खंड है, पाठ में प्रश्न उत्तर में दिया गया। तो तालिका दी गई है और अपनी पसंद के अनुसार 3-3 नाम आपको उसमें लिखने के लिए कहा गया है।
तो प्यारे बच्चों, ज़रूरी नहीं है जो स्क्रीन पर आपको दिखाए गए हैं यही आपके प्रिय हों, आपकी पसंद के हों। ये सिर्फ आपकी सहायता के लिए हैं। तो जैसे फूल कौन कौन से पसंद हैं आपको? कमल, गेंदा, गुलाब, चंपा, कनेर, मोगरा, लिली, जब बहुत सारे और फूल हैं जिनके नाम हैं, तो आप उनमें से कोई भी 3 के नाम अपनी जो तालिका दी गई है उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद पक्षी, तोता, कबूतर, मोर, बतख, हंस, मुर्गा, कोयल। तो इस प्रकार के बहुत सारे पक्षी आपने देखे होंगे, सुने होंगे। तो जो आपको सबसे प्रिय हैं 3 जिनको आप पसंद करते हैं उनके नाम लिखने हैं। इसी प्रकार वृक्ष कितने ही देखते हैं आप, बरगद, नीम, पीपल, अशोक, खजूर, इसके अलावा अर्जुन, देवदार, अंजीर, ब्यार, आम। तो बहुत सारे वृक्ष हैं, उनमें से 3 के नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं तालिका में। पुस्तकें जो आपने पढ़ी हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद का नावल है गोदान, मधुशाला हरिवंश राय जी की कविताओं का संग्रह है, चित्रलेखा कहानी है, पंचतंत्र पशु पक्षियों की बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, पंडित विष्णु शर्मा जी की लिखी हुई, गीतांजलि जो अपने नॉवल पुरस्कार विजेता लेखक है रविंद्रनाथ जी टैगोर, उनको गीतांजलि पर ही जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। तो गीतांजलि पढ़ी हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, या फिर भगवत गीता, या फिर महाभारत। इसके अलावा तस्लीमा नसरीन का एक नावल है लज्जा, आपने वो पढ़ा हो, वो अच्छा लगता हो। या पहले भी हमने जिक्र किया था बहुत सारे लेखकों का पिछली वीडियो में, उन लेखकों की कोई किताब पुस्तक आपको पसंद हो तो कोई 3 नाम आपने जो सबसे ज़्यादा प्रिय पुस्तकें हैं उनके आपने लिखने हैं। इसके अलावा खेल जो आप खेलते हैं या खेलते हुए देखना, किस कोई खेल पसंद है उसका जिक्र करना है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, शतरंज है, कबड्डी है, खो खो है, टेनिस है, बैडमिंटन है। इस प्रकार के बहुत सारे खेल हैं जो आप खेलते भी होंगे, देखते भी होंगे। तो किन्हीं 3 जो खेलों के नाम आपने तालिका में लिखने हैं। इसके बाद बच्चों इसी पाठ पर आधारित कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर हैं। बीज से निकलने वाला नया पौधा क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है बीज से निकलने वाला नया पौधा अंकुर कहलाता है। उसके बाद बच्चों प्रश्न, पेड़ का ऊपर की ओर बढ़ने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तो उसे हम तना कहते हैं। प्रश्न, पेड़ों के अनगिनत छोटे छोटे मुंह को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो बच्चों पेड़ों के अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं, उनको हम सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रोस्कोप भी कहते हैं उसकी सहायता से देखा जा सकता है, और इन्हीं के द्वारा पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ों द्वारा शुद्ध की जाने वाली विषाक्त वायु क्या कहलाती है? तो पाठ में उसको अंगारक कहा गया है, और आजकल हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न है, पेड़ के पत्तों पर छोटे छोटे मुंह क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर है पेड़ के पत्तों पर छोटे छोटे मुंह आहार ग्रहण करने और हवा को शुद्ध करने के लिए होते हैं। पेड़ पौधे इन्हीं के जरिए सांस लेते हैं। इसके बाद प्रश्न, पौधे हमें कौन सी वायु प्रदान करते हैं? तो पेड़ पौधे हमें जीवित रहने के लिए प्राण वायु प्रदान करते हैं, यानी कि जिसको हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद प्रश्न है, वृक्ष अपनी संतान की खातिर क्या क्या करता है? तो इसका उत्तर है बच्चों जैसे पाठ के अंत में दिया गया है, वृक्ष अपनी संतान की खातिर तिल तिल कर अपना सब कुछ लुटा देता है। और प्रश्न, पेड़ पौधे कैसे भोजन ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं और पत्तियां हवा से आहार ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से, हवा से और जड़ों से पानी लेकर रस लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। आप साइंस में इसे विज्ञान में जरूर पढ़ते होंगे। इसके बाद बच्चों बीज से पेड़ बढ़ने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो बच्चों जब बीज को उपयुक्त तापमान, नमी, प्रकाश मिलता है तो वह अंकुरित होने लगता है। अंकुरण के बाद बीज से जड़ें और तना निकलते हैं।
जड़ और तने के विकास के साथ पौधा बड़ा होने लगता है। तना ऊपर की ओर बढ़ता है और उसमें से पत्तियां निकलने लगती हैं और जड़ें नीचे गहरी होती जाती हैं। पत्तियों के विकास के साथ पौधा सूर्य की रोशनी का उपयोग करके भोजन बनाने लगता है और समय के साथ पौधा एक बड़े पेड़ में विकसित हो जाता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न है, पेड़ पौधों का जीवन प्रकाश पर क्यों निर्भर है? तो इसका उत्तर है, प्रकाश पेड़ पौधों के विकास और संवर्धन के लिए आवश्यक है। प्रकाश न मिलने पर पेड़ पौधे जीवित नहीं रहेंगे। और प्रश्न है, मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष पर क्या उपकार होता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, मधुमक्खियां एक फूल से परागकण लेकर दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। तो यह थी बच्चों वीडियो पाठ पेड़ की बात पर आधारित। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले नए वीडियो हैं वो भी आपको समय रहते मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।